खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी चुनाव और मुसलमान, जब जब चुनाव आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की नजर में मुसलमानों की कदर अचानक बढ़ जाती है। हर कोई उनका सबसे बड़ा खैरख्वाह नजर आने की कोशिश में जुट जाता है। कुछ ऐसा ही आलम इस बार के चुनावों में भी देखने को मिला। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद कब्रिस्तान शमशान की बात हुई, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई गई, तो पांचवें फेज के बाद बुरखा भी चर्चा में रहा और इन मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी की मंशा पर जमकर सवाल दागे गए। मायावती ने खुलकर अपनी रैलियों में मुसलमानों से वोट मांगे। 100 के करीब मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट देकर बाकी दलों को चौंकाया भी। 3 तलाक की नाइंसाफियों को भी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में मुसलमान हमेशा वोट बैंक ही रहेंगे? क्या चुनाव बाद भी याद रहेंगे मुसलमान? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव के अंदर बात आई, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे? 400 में से एक भी नहीं है। देखिए भैया, आप सपा, कांग्रेस और बसपा से को ये पूछा कि प्रो रेटा से ज्यादा क्यों उतारा है? आप मान लो ना, हमने एवरेज कर लिया। प्रत्याशी बनाते वक्त हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, हम विनेबिलिटी के आधार पर बनाते हैं। मेरी पार्टी में जो अवेलेबल कार्यकर्ता है उनकी विनेबिलिटी के आधार पर हमने प्रत्याशी बनाए हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात वैसे तो 5 रियासतों में हुए हैं और उत्तर प्रदेश के आखिरी मरहले की वोटिंग अभी कल होना है, लेकिन इन 5 रियासतों में उत्तर प्रदेश सियासी एतबार से सबसे अहम रियासत मानी जाती है, क्योंकि ये सभी मानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है और जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो सभी पार्टियों की नजर खास तौर पर मुसलमानों पर होती है। वैसे तो कोई पार्टी किसी खास तबके को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती, तो कोई और पार्टी किसी और तबके को अपना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। बहरहाल इन सब के बीच यूपी इंतखाबात पर सभी सियासी पंडितों की नजरें टिकी रही। खासकर मुस्लिम वोटरों और उम्मीदवारों पर सियासी पारा काफी उछाल मारता नजर आया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इंतखाबात के बाद भी ये मुस्लिम तबका सियासी लीडरों को याद रहेगा या फिर मुस्लिम महज सियासी लीडरों की कठपुतली की तरह हैं? ये तो नतीजा सामने आने के बाद ही मालूम होगा। अगर माजी के वाकयात पर नजर डालें तो ये बात साफ हो जाती है कि मुसलमानों को महज सियासी मकसद के लिए सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। कभी रिजर्वेशन देने के नाम पर मुसलमानों का वोट मांगा गया, तो कभी फसाद का डर दिखाकर इनकी वोट को हड़पने की कोशिश की गई। लेकिन तारीख गवाह है कि अब तक न तो रिजर्वेशन मिला और न ही मुल्क में फसाद को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम किए गए। कभी कोशिश हुई भी तो कुछ सियासी रहनुमाओं ने अपने मफाद के लिए इसे ठंडे बस्ते में डालना ज्यादा बेहतर समझा। मुल्क में मुसलमानों के पसमानदा हालात को देखते हुए सभी ने इस ताल्लुक से ठोस कदम उठाने का वादा तो किया, लेकिन वादा महज वादा ही रहा, इसे पूरा कभी नहीं किया गया। हालांकि इस बार यूपी इंतखाबात में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक पहल की है, जिसे कुछ लीडरों ने वोट बैंक सियासत बताया। वहीं इस बार वोटिंग करते वक्त शायद मुसलमानों ने भी ये जरूर ध्यान रखा होगा कि इन्हें मुजफ्फरनगर का दोबारा सामना न करना पड़े। इन्हें यह भी जरूर याद होगा कि सचर कमेटी की रिपोर्ट को अब कोई सर्द खाने में न रख पाए। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब तो 11 मार्च को ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या चुनाव बाद भी इस बार याद रहेंगे मुसलमान? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैनल का हिस्सा हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो कि फैजान रजा के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर हैं ईटीवी उर्दू के, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। शुरुआत तहसीन भाई आज आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में कुछ अलहदा तस्वीर नजर आ रही है क्या?
या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह मुसलमानों को हमेशा से देखा जाता रहा है? इस बार भी वही नजर आया, चुनाव हो गए, कैंपेनिंग खत्म हो गई, फिर मुसलमान भुला दिया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है समीर आपने, और ये मौजू भी बहुत आपने खूबसूरत चुना है जी। क्योंकि अब देखिए, कल आखिरी दौर का चुनाव होने वाला है और उसके बाद जितने भी हमें ख्वाब खरगोश दिखाए गए थे, हाँ। उनके लिए जो है मुसलमान को दर बदर भटकना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 रियासतों में चुनाव हुए हैं, लेकिन अगर मुसलमान की याद आई है तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आई है और थोड़ी बहुत उत्तराखंड में आई है। पंजाब में, गोवा में इस तरह से याद आई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुसलमान के जो वोट हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं और हर फेज़ में अलग अलग तरीके से उसको याद किया गया है। तो इस लिहाज से, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर आप देखें तो गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भी जब भी इलेक्शन होते हैं, आपने बड़े अच्छी रिपोर्ट में भी अपनी बात कही है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो उस वक्त जो है मुसलमान बहुत बुरी तरीके से लोगों को याद आता है। और सिर्फ सियासी रहनुमाओं को याद नहीं आता है, हमारे उलमाओं को भी याद आता है। वो हमारे उलमा जो हैं फिर वो अपने दरगाहों से निकल के, अपनी मसाजिदों से निकल कर मुसलमानों से अपील भी करते हैं कि इस पार्टी को दो। और ताज्जुब की बात यह है कि एक ही मजहब के मानने वाले अलग अलग पार्टियों को वोट देने की अपील भी कर रहे होते हैं ये उलमा। तो ना जाने किस सोच के तहत ऐसा होता है। और लेकिन तकलीफ दे बात जो ये है कि अगर आप आज़ादी के बाद से आज तक देखें, इतने इंतखाबात हुए हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट का भी आपने जिक्र किया, इतनी सब चीज़ें आई हैं, उसके बावजूद ये पता चलता है कि इंतखाबात में तो बहुत सलीक़े के साथ और बहुत तरीक़े के साथ मुसलमानों को जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं और उनके मसाइल की भी बात होती है, लेकिन मसाइल में भी वो हकीकी मसाइल सामने नहीं आते। हाँ, जैसे कि कब्रिस्तान है, जो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो हकीकी मसाइल हैं, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है, रोज़गार का मसला है, उर्दू का मसला है, इन सब पर कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल, जो असल मुद्दे थे वो गायब नजर आए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपके पार्टी को रवैये को लेकर यूपी का मुसलमान थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा, क्योंकि पहले यह भी बात की गई कि 3 तलाक के मसले में जिस तरह से ज्यादतियां हो रही हैं, जो नाइंसाफियां हो रही हैं मुस्लिम औरतों के साथ, आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। फिर हमने चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान देखा कि कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दे उठाए गए। बढ़ती जनसंख्या जो है, बढ़ती पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की, उस पर चिंता जताते हुए आपके नेता नजर आए। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन रहा। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है और इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन तो डिबेट में। असली हमारे दिमाग में या हमारे सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि पिछले 60 साल से जो इस देश में राजनीति हुई है वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करने के लिए हुई है। उनके हित के लिए अगर कुछ काम करना होता तो वो इतने सालों में 60 साल बहुत समय था। सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट दे रही है वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि मुसलमानों का जो एजुकेशन में, उनके एम्प्लॉयमेंट में, इन सब में कुछ भी नहीं किया है। तो हम यही जो इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे कम्युनलिज्म की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति चल रही थी, उसको हम इस बार उजागर करना चाहते हैं। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे थे और उत्तर प्रदेश बहुत सही मौका था, सही यहाँ पे इकोसिस्टम था, यहाँ पे पूरा उसी तरह का माहौल था जहाँ पे इन्होंने फिर इसी को कोशिश किया। तो एक काठ की हंडी जो है समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस की, वह बार बार नहीं चढ़ सकती और यह उजागर करना हमारा लक्ष्य था। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की बात है, इसमें क्या धर्म की बात है? यह तो महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो इन्होंने साथ में आना चाहिए ना। जब हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके शोषण की बात कर रहे हैं, उनके प्रति कोई गलत जो उनके मिसयूज हो रहा है कोई तरीके के कानून, तो उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, यहाँ की जो देश का कानून है वह भी उसके साथ है। नहीं, वो बात तो ठीक है, मसला तो ठीक उठाया आपने और इस पर लगातार डिबेट हो भी रही है। मंशा, लेकिन मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, वक्त पर सवाल उठ रहे हैं कि एन चुनाव के दौरान ही इस तरह के मुद्दे क्यों याद आते हैं। और आपने जिक्र किया अपीजमेंट का, अगर 60 सालों तक इस कौम का अपीजमेंट किया गया होता तो आपको लगता है कि आज ये हाल होती? मंशा नहीं, अगर यही तो बात है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स केवल वोट के लिए। हम यही तो माइनॉरिटीज, मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं।
अगर आप हमारे प्रदेशों में देख लें, गुजरात में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, जहां पे मुसलमानों की काफी पॉपुलेशन है, वहां पे सबका साथ सबका विकास। अब या तो आप बताएं, मंशा तो आप किसी की भी बात में कर सकते हैं। अभी मैं कह दूं कि आपकी मंशा गलत है, मंशा की तो कोई प्रूफ नहीं होता ना समाज में, मंशा तो कार्यों से देखा जाता है। अगर हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप कहिए कि ये सांप्रदायिक नारा है, बताइए। और तीन तलाक को बंद करना चाहिए, ये क्या सांप्रदायिक नारा है? अगर आप 100 मुसलमानों को बसपा टिकट दे रही है, तो यह क्या यह सांप्रदायिकता के नाम पे नहीं है? अगर कांग्रेस कहते हैं कि हम मुसलमानों का ख्याल रखेंगे, समाजवादी पार्टी ने पिछले बार मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 19% रिजर्वेशन देंगे, दिया क्या? बताओ, आप जवाब दो। तो पहले कुछ किया नहीं। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। भाटी साहब, सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट मुसलमानों का, इस बार भी यही हुआ। फिर चुनाव आएंगे, चुनाव आ गए, आपने जितना भुनाना था मुस्लिम वोट बैंक को भुना लिया, तमाम तरह की बातें कर ली गई अपीजमेंट की, और उसके बाद भुला दिए जाएंगे मुसलमान। या फिर इस बार कुछ तस्वीर बदलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक को नहीं भुनाती है। इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, अपने विकास कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, अपने घोषणा पत्र के ऊपर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, ये मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के खिलाफ बोल के, उनके प्रति घृणा फैला के हिंदू को पोलराइज करना चाहते हैं। और जो नासमझ हिंदू है, समझदार हिंदू तो इनके बहकावे में आते नहीं है। जो नासमझ हिंदू है वो इस बात पे इनके बहकावे में आ जाता है कि मुसलमान का पता नहीं क्या बिगाड़ देंगे। अभी प्रधानमंत्री लेवल का आदमी कब्रिस्तान के सवाल उठाता है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी क्यों कर दी, ईद पे बिजली क्यों दी जाती है, ये इस तरह के सवाल उठाते। सबका साथ सबका विकास का तो इनके हंसी आती है, सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं। और 18% आबादी को, मुसलमान को एक भी टिकट उत्तर प्रदेश में ये नहीं देते, ना लोकसभा में, पूरे देश में 543 सीटों में इन्होंने एक भी टिकट किसी मुसलमान को दिया ना। तो ये इनकी नफरत की राजनीति है। और इन्होंने बिहार में कहा था कि जो बीजेपी को वोट न दे उसे पाकिस्तान भेज दो। भाटी साहब, दलील ये दी जाती है, की राजनीति है, दलील ये दी जाती है कि भेदभाव दरअसल आप कर रहे हैं। ये जो 3 तलाक को उस बात को अगर मुद्दा बनाया जाता है, उठाया जाता है, तो आप कहते हैं सांप्रदायिकता है। बिल्कुल नहीं बोला था अग्रवाल साहब, मैंने आपको बहुत गौर से सुना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जब आप बीच में बोलना। इन्होंने ट्रिपल तलाक उठाया, बुर्के का सवाल उठाया, ये केवल मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत झलकती है, जो इनके मन में एक नफरत छिपी हुई है। और जो ये केवल जो है एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। आप मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म को भी प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हिंदुओं का कौन सा भला भारतीय जनता पार्टी ने हाथों में हथियार देके ट्रिपल तलाक के मसले को आप कैसे कह सकते हैं कि नफरत फैलाने की साजिश है और सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह चुनाव के समय पे उठाया गया है, केवल ये मैसेज देने के लिए हिंदुओं में कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। ये इनकी सांप्रदायिकरण की राजनीति है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। इन्हें ना मुस्लिम महिलाओं से प्यार है, ना हिंदू महिलाओं से प्यार है। क्या इन्होंने हिंदू महिलाओं को शोषण रोक दिया? क्या हिंदू महिलाओं का शोषण इस देश में नहीं होता है? क्या उनके साथ अत्याचार नहीं होते? उनके खिलाफ कितने दहेज के मुकदमे दर्ज हैं? शामिल कर लूं बहस में। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जिस बात का जिक्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने किया कि 60 सालों में अपीजमेंट, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों की हालत जो है वो बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि दलितों से हालत बदतर है। एक तरफ आरोप भी मुसलमान ये झेलता रहता है कि भाई अपीजमेंट हुआ, तुष्टीकरण किया और कुछ मिला भी नहीं, और तोहमत और लग गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर भाई आप। ये अभी भाजपा के प्रवक्ता गोपाल जी कह रहे थे कि 60 साल तक इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वो बैकवर्ड है। और मैं बता दूं ने उस रिपोर्ट में ये भी है कि वो दलितों से भी ज्यादा बैकवर्ड है। जब चुनाव भी होता है या उसके अलावा भी भाजपा के हमेशा लोग यही कहते हैं कि अपीजमेंट होता है। अगर मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती, जो सवाल आपने भी उठाया, क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस पे इतनी खराब है कि दलितों भी से भी ज्यादा खराब है? का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको सरकार आपकी रही, मैं जवाब सालों तक आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? सवाल पूछा जाएगा ना, हालत अगर बदतर है तो क्यों है? भाई हमारी बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, और ये जायज मुद्दा है।
ये बिल्कुल जायज मुद्दा है आपका, आपका अच्छा सवाल पूछा ये। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कायम कराई थी 2005 में और 2006 में जो रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा पसमानदा हैं। मुल्क की 1/5 आबादी, अगर मुल्क की 1/5 आबादी सोशली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, दलितों से भी ज्यादा बैकवर्ड है, तो ये फिक्र की बात है। और अगर 1/5 हिस्सा मुल्क का बैकवर्ड हो जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। ये सोचना चाहिए भाजपा के मेरे मित्रों को, ये सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए कोई स्टेप उठाती है, या रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट उसके बाद ये कहती है कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट, गोपाल जी सुन लिया करिए, अभी तो हम सिर्फ बात कह रहे हैं अपनी, अगर करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है आपके साथ। रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जब ये कहती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए मुसलमानों का 10% गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेजेस में, ये कमेटी भी जो बनी थी रंगनाथन मिश्रा कमेटी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनवाई थी, और ये रिजर्वेशन की बात रखी गई थी। तो यही भाजपा के लोग कहते नहीं नहीं भाई रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी और तमाम सारी सियासी जमातों को भी करने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस पार्टी से, गोपाल जी आपकी सी बात कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी से मुसलमान इतने राजी होते तो कांग्रेस पार्टी यूपी में भी सत्ता में होती और जगह भी होती। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, क्या लगता है आपको, इस बार पूरी आपने यूपी में इलेक्शन कैंपेनिंग देखी, मुसलमान क्या आपको लगता है कि इस बार हालात कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, या वही पुराना ढर्रा जो है राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वही आपको नजर आया कि मुसलमान वोट बैंक तो हैं लेकिन करना कुछ नहीं है जीतने के बाद इलेक्शन? तो समीर भाई, मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूवर को और बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। आज मुसलमान किस कंडीशन में जी रहा है, हर जगह मुसलमान सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज हो रहा है, और मुसलमानों को ये सियासी पार्टियां टिश्यू पेपर की तरह यूज करती हैं और उठा के कूड़ेदान में फेंक देती हैं। क्या हम इसी के लिए बने हैं? हम हर जगह यूज हो जा रहे हैं और हमारा इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे पहली बात ये हो रही है कि यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हर उस हिस्से में जहां पर भी मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी दिखाई देती है, मुसलमानों का बेजा इस्तेमाल होता है, उनके तलाक के मसाइल उठाए जाते हैं, कभी उन्हें दबाने के लिए, कभी पोलराइजेशन किया जाता है हमें डराने के लिए, कभी हमें हिंदुओं से डराया जाता है, कभी हमसे हिंदुओं भाई हिंदी भाइयों को डराया जाता है, हिंदू भाइयों को डराया जाता है। हम इसके लिए हिंदुस्तान में नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में इसलिए हैं कि हम हिंदुस्तान में बराबर के शरीक रह करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सके। हमारा इस्तेमाल होता है, हमारा इस्तेमाल होता है, हमारे लिए कोई ना सोचता है, ना हमारे बारे में कोई फिक्र रखता है। हम ये पूछना चाहते हैं तमाम जिम्मेदार पार्टियों के जिम्मेदारों से कि मेरे भाई, आप हमें इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे यूं ही? कभी कांग्रेस हमें इस्तेमाल करेगी, कभी बीजेपी हमें इस्तेमाल करेगी, कभी बीएसपी हमें इस्तेमाल करेगी, कभी समाजवादी हमें इस्तेमाल करेगी। क्या हम इसी के लिए इस्तेमाल होने के लिए हैं? हम इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, हम हिंदुस्तान को बढ़ावा देने के लिए हैं। अच्छा, हम हिंदुस्तान को बढ़ावा देने में अगर इस्तेमाल होते हैं तो ये इस्तेमाल जायज है, ये इस्तेमाल जायज होगा जी, ये इस्तेमाल जायज होगा। लेकिन हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होंगे कि आप हमें डरा दें, कभी धमका दें, या कभी हमसे किसी और को डरा दें या धमका दें। ठीक है, हम हिंदुस्तान में सवाल उठा रहे हैं मुफ्ती मंजूर साहब, कितना मौजू आपको नजर आता है? मुसलमान को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान डर क्यों जाता है, इस्तेमाल क्यों हो जाता है? नहीं, सवाल यही है कि वो डरता क्यों है, वो इनके हिसाब से इस्तेमाल क्यों हो रहा है। मुसलमान के पास इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क का आइन है, और उस आइन की रोह से हमने देखा है कि जब उसने आइन को अपना सहारा बनाया है तो मुसलमान ने बहुत जो है इस मुल्क में जितने भी आप कहें अदालती कार्रवाइयाँ हैं, जितने भी उसके साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसमें मुसलमान कामयाब रहा है अगर उसने आइन का सहारा लिया है। जब लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों नहीं कहते कि भाई हमारे ये मौजू नहीं है? जब आपसे कब्रिस्तान, शमशान और इस तरह, ये देखिए समीर, एक बहुत ही इसमें सब पार्टियां एक दूसरे के साथ मिली हुई लगती हैं। ये चुनाव से पहले आप देखिए कि पिछले 5 साल में अखिलेश सरकार के दौरान में जो कुछ हुआ, वो सारी नाकामियां इन 3 महीने के, ये लोग क्या करते हैं कि 5 साल चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले कोई मुद्दा उठा लेते हैं, कोई मौजू उठा लिया उन्होंने, कोई मसला उठा लिया, और उस पर पूरा चुनाव जो है वो मरकूज कर देते हैं। जबकि पिछले 5 साल की जो आपकी नाकामियां हैं
हैं वो सब कहीं पीछे रह जाती हैं और आप इन मसाइल में उलझ के रह जाते हैं। जबकि हमें किसी भी सरकार को, किसी भी सियासी पार्टी को उसकी पिछली कारकर्दगी को भी ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। हम क्यों इन जज्बाती मौजूआत में उलझ जाते हैं, हम क्यों इन जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने की जरूरत है और ये सियासी शऊर कोई बेदार करना नहीं चाहता कि मुसलमान में अगर सियासी शऊर बेदार हो गया तो हम इसको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ना सियासी पार्टियां सियासी शऊर बेदार करना चाहती हैं, ना हमारे उलमा करना चाहते हैं। नहीं तो मुसलमानों को अगर सलीके के साथ बताया जाए, मेरे सुलेमान भाई बता रहे थे कि आप बताइए 10 साल की यूपीए सरकार में आपने सच्चर कमेटी को नाफिज करने के लिए क्या कुछ कर लिया, आपने कितने रोजगार खोले? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो तब भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार है और तमाम सलाहियतें मौजूद होने के बावजूद बेरोजगार है। तो आपने कौन सा ऐसा पॉलिसी शिफ्ट किया जिससे मुसलमानों का भला हो? या तो आप उस वक्त ऐलान करते हैं जब चुनाव करीब हो ताकि लोग अदालतों में चले जाएं और वो मामला वहीं रुक जाता है। सुलेमान साहब बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, मुझे रितु जी को शामिल करना है। रितु सिंह जी हमारे साथ आ गई हैं, बीएसपी की लीडर। बहुत शॉर्ट में 2-3 बातें समीर भाई मैं किया क्या आपने? इस्तेमाल तो आपने भी किया ना वोट बैंक की तरह। देखिए मैं ये मानता हूं समीर भाई मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि कोई सरकार जब आए, आपका आज का मौजू भी यही है कि इलेक्शन बाद मुसलमानों को सब भूल जाते हैं। 2004 में जब यूपीए 1 बनी तो 2004 के आखिर में ही सच्चर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, 2005 में रंगनाथन मिश्रा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये दोनों इसीलिए कायम हुई थी कि सच्चर कमेटी ये बताएगी कि मुसलमानों के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल मैार, उनका स्टेटस क्या है। रंगनाथ मिश्रा को तो आपने ही कूड़ेदान में डाला ना। देखिए नहीं, उसमें आपने क्या कार्रवाई की महाराष्ट्र में, और अभी आप उनके साथ सरकार भी बना सकते हैं। आप तहसीन भाई बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, कूड़ेदान में हमने नहीं डाला, हमने कूड़ेदान में नहीं डाला। आपने कहां मुखालफतें की हैं? सर आपने बात की, मैं जवाब देता हूं, हमने नहीं डाला। ठीक है सुलेमान साहब, रितु सिंह जी हमारे साथ एक मिनट इनकी जवाब दे दो, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हम जब हमारे नाम पे अपीजमेंट करके भाजपा के लोग ये कहते हैं अपीजमेंट होता है, पोलराइजेशन करते हैं, उस रिपोर्ट को आप जो पार्टी कहेगी क्या आप उसको, तो आप भाजपा से डरते हैं? नहीं, हम नहीं डरते भाजपा से। आप भाजपा इसे इस्तेमाल करती है, और तो देखिए आज इस्तेमाल करके आज वो सत्ता में बैठे। मुसलमानों के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो ये डर बना रहता है क्या कि कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये ना कह दे कि आप अपीजमेंट कर रहे हैं? ये डर बना रहता है क्या? ये अपीजमेंट की बात का ढंडोरा पीटते हैं भाजपा के लोग और नहीं चाहते कि मुसलमानों के लिए कुछ। समीर भाई बिल्कुल दलीलों से जवाब नहीं दे पाते, आरोप लगाते हैं अपीजमेंट का। सुलेमान का कहना है कि नुकसान यही इसी से हो रहा है। ये साथ दे हमारा, क्योंकि कोई भी सरकार काम करना चाहती है तो उसको डर रहता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ये आरोप ना लगा दे कि मुसलमानों का अपीजमेंट कर रहे हैं। आप आरोप के साथ पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, करते हैं। अग्रवाल साहब को जवाब दे लेने दीजिए जी। नहीं, देखिए मैं पहली बात कह दूं, समीर भाई मैं कह दूं, देखिए हमने कभी नहीं कहा ये मुसलमान माइनॉरिटीज मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं या अपीजमेंट का नारा लगाते हैं। अपीजमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं, उनकी हालत ये सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी नहीं देती। दूसरी बात अग्रवाल साहब हमेशा आपका डायलॉग होता है, हमने तब बोलता आपका, मैंने अपीजमेंट का नारा देते, अगर उनके लिए कुछ कर रहे होते और तो कोई बात नहीं। भैया एक एक करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कब्रिस्तानों की दीवार होती है, ईद के दिन बिजली आती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सरकारें मुसलमानों का अपीजमेंट करती हैं, वो भी झूठ बोला इन्होंने। जो आदमी नारियल कर दे, सुलेमान साहब ऐसे वक्त निकल जाएगा, ऐसे वक्त निकल जाएगा। अग्रवाल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, रितु जी से मुझे सवाल लेना है जी। दूसरी बात यह जो कहते हैं कि धर्म के नाम पे हम आरक्षण देंगे, समाजवादी पार्टी, ये गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते, तो यह फिर बरखलाते हैं। तीसरी बात, प्रजातंत्र में जानकारी देना, सही जानकारी देना ही प्रजा को मजबूत करना है। हम माइनॉरिटीज को सही जानकारी दे रहे हैं कि आपको ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर अपीजमेंट कर रहे होते तो हम अलग बात करते, या केवल नारा देते हैं और भाषण देते हैं। अगर मुसलमानों की जो हालत है देश में वह इन्हीं के कारण है, और हम अगर सबका साथ सबका विकास देंगे बराबर जता रहे हैं मुसलमानों की हालत पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है ना जब मुसलमानों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय बन जाती है। इस देश की बढ़ती आबादी नहीं, इस देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय बन जाती है, तब दिक्कत होती है, तब सवाल उठते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप समीर भाई, बीएसपी इस बार बहुत बड़ी हिमायती बनकर आई मुसलमानों की, लगभग 100 कैंडिडेट को टिकट दिए गए। मायावती हर रैली में कहती हुई नजर आई कि मुसलमान जो है उनका वोट बंटना नहीं चाहिए, वो बीएसपी को ही वोट दें, समाजवादी पार्टी को ना दें। इससे आगे कुछ होगा नहीं। देखिए, इस देश में 70 सालों की राजनीति में आप देखेंगे
जो दलित थे और मुस्लिम थे, दोनों की दशा आज तक नहीं सुधरी। दलितों ने फिर भी थोड़ी कोशिश करी कि जिस कुर्सी पे आज लोगों को लगता है कि जी बहन जी उस कुर्सी पे क्यों बैठी है मुख्यमंत्री, जिनको उखाड़ने के लिए हर राजनीतिक पार्टियां सबसे आगे आती क्योंकि उन्हें हजम नहीं होता। इसी तरह मुस्लिम्स भी लोगों को आपने देखा भाजपा को बिल्कुल हजम नहीं होते। भाजपा सरकार कितनी बड़ी विरोधी पार्टी है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को हमने मतलब उन्होंने टिकट नहीं दिया, हमने टिकट दिया तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या दलित और मुस्लिम दोनों समुदाय क्या देश से अलग नागरिक हैं? क्या इन्हें उठने का मतलब इन्हें उठने के लिए जरूरत नहीं है? ये उस सत्ता की कुर्सी पर इनकी चाहत नहीं है, ये उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो मुस्लिम तबके को उठाने की कोशिश है ये बीएसपी की, या फिर आप ये देख रहे हैं कि मुस्लिम और दलित अगर हमारे साथ आ गए तो फिर सत्ता मुस्लिम से कोई रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समय से सोच लीजिए, अंबेडकर साहब को मुसलमानों ने कितना फेवर करा। तो आज क्या हमारा वो नहीं है कि हम एक साथ होके उस सत्ता पे जिसपे ये पूंजीपति लोग बैठते हैं, ये राजनीतिक दल जो आज हमें नकार रहे हैं, जो हमें आने नहीं देते, तो क्या हम उस जगह सीट पे क्यों नहीं बैठ सकते? और दलित और मुस्लिम का तो ये अधिकार है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो उठने के लायक नहीं है? क्या उस सत्ता की चाहत उनमें नहीं जागनी चाहिए? तो ये सत्ता की चाहत जगाने के लिए कि तुम भी नेता बन सकते हो, तुम भी पार्लियामेंट में जा सकते हो और तुम भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। ठीक है भाटी साहब, जब कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया तो भी तो मंशा यही थी ना कि मुसलमान वोट जो है वो बंटने ना पाए। तो उधर से भी वही टैक्टिक्स अपनाई जा रही है कि भाई मुसलमानों को इस बार साथ ले लो, मुसलमान और दलित कॉम्बिनेशन बना लो। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या बीएसपी की तरफ से हो। देखिए राजनीति टोटली वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। राजनीति में वोट ही बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, चुनाव जीतना, लेकिन चुनाव मुद्दों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर जीता जाना चाहिए, जुमलेबाजी के आधार पर नहीं। कांग्रेस से हमने गठबंधन किया, केवल हमने कभी मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान हमें वोट दें या मुसलमान वोट ना बटे। हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियां हैं, जो उसकी पूंजीवादी नीतियां हैं, जो देश विरोधी नीतियां हैं, जिनकी वजह से देश गड्ढे में जा रहा है, नोटबंदी करके गरीब लोगों को लाइन में लगा दिया, 200 आदमी मर गए और सारे छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। जो इस तरह की गलत नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करने के लिए हम एकजुट हुए हैं और देश को भारतीय जनता पार्टी के पंजों से मुक्त कराने के लिए, ताकि भाजपा विरोधी वोट ना बटें, इसलिए हमने गठबंधन किया है। इसमें मुसलमान का, हिंदू का या ब्राह्मण का, छोटे उद्योग देख लीजिए, जो हाथ के कारीगर होते हैं, और हम सभी वर्गों को टिकट भी देते हैं। सभी वर्ग हमारी पार्टी में हैं। ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। मुफ्ती मंजूर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के मायावती का जो रुख मुसलमानों के लिए इस बार नजर आया कि ज्यादा मुसलमानों को टिकट दो ताकि मुसलमानों को एम्पावर्ड किया जा सके, क्या आपको लगता है कि यह रुख ठीक है, इससे कुछ तस्वीर बदल सकती है? और हमने देखा तमाम मुस्लिम तंजीमें ऐसी थी, कुछ मुस्लिम उलेमा थे जिन्होंने खुलकर यह बोला कि बीएसपी को वोट दीजिए इस बार। देखिए मसला यह है कि दलित और मुस्लिम का जो दम दिखाने की कोशिश कर रही थी हमारी बहन मायावती जी, और ये बताना चाह रही थी कि यूपी के लोगों को और तमाम लोगों को कि हम मुसलमानों को जोड़ करके सत्ता में लाएंगे, मुसलमानों को भी कैंडिडेट बना करके ऐसी जगह बैठाएंगे जो जब उनको कुर्सियां मिलेंगी। हम तो साहब ये कहते हैं कि पा सकेंगे ना उम्र भर जिसको जुस्तजू आज भी उसी की है। तो हम लोग तो हमेशा जिंदगी भर जिद्दोजहद करते रहे, हमारे तमाम लोग, कि हम उस कुर्सी तक पहुंच सके, लेकिन आज तक वो जुस्तजू हमारी पूरी नहीं हो पाई है। हमें सिर्फ हमारे मायावती बहन जी हो या कोई और साहब हो, साहब ने भी हमें इस्तेमाल किया है, हमारी बहन जी भी ने हमें इस्तेमाल किया है। हम उस इस्तेमाल होने वाले टिश्यू पेपर की तरह बन गए हैं कि एक इवेंट कंपनी आती है और टिश्यू के डब्बे को बाहर फेंकने के बजाय, कूड़ेदान में फेंकने के बजाय उसे अंदर कोने में सजा के सवार के रख देती है और वो इवेंट खत्म हो जाता है, फिर उसको डब्बे में खाली करके फेंक दिया जाता है। हम उस डब्बे की तरह बन गए हैं कि इलेक्शन के बाद हम उस कूड़ेदान में नजर आएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। ये सत्ता की लड़ाई जब आती है तो इवेंट कंपनी आ जाती है, यो इवेंट कंपनी हमें सजा के हमारे उस डब्बे को सजा करके रख देती है, हमारे कूड़ेदान को सजा करके रख देती है कि ये कूड़ेदान नहीं है, ये सजा हुआ अच्छा वाला गुलदस्ता है। हालांकि वो अच्छा वाला गुलदस्ता नहीं होता है, बल्कि सिर्फ कूड़ेदान ही होता है। जब इलेक्शन की इवेंट कंपनियों की इवेंट खत्म होती है तो उसे वापस उस कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। हमें समुदाय को हमें उस कूड़ेदान, आपकी भी चाहत हो
पार्लियामेंट में जाने के लिए बताइए आप- ना ठीक है, कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं हैं क्यों नहीं और बीजेपी ने सजा की रितु सिंह जी आप ये दलील दे रही हैं कि भाई उसे खुल टिकट के- इसलिए ज्यादा दिए गए क्योंकि एम्पावर्ड किया जा सके। बिल्कुल अग्रवाल अगर साहब आपका की शिक्षा पार्टी के क्षेत्र में आप बढ़ेंगे, बीजेपी ये अपने कहती लोगों है के कि काम बीजेपी करेंगे। ये कहती है कि पहले हम एम्पावर्ड करेंगे उसके बाद टिकट देंगे, क्योंकि अभी जो मुसलमान है वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि इतना खौफ बनाया गया है बीजेपी का, इसलिए कोई मुसलमान हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए सर, पहले हम खौफ कम हो एम्पावर्ड जाता? करेंगे नहीं, पूरी भाजपा- कौम को, उसके बाद टिकट देंगे। नहीं, ठीक है, भाजपा का उनकी इस खौफ बात कम में हो कितना जाता, दम है भाजपा दे इस देती पर भी हम बात क्यों नहीं करेंगे। दिया टिकट और उन्होंने? क्यों नहीं मुसलमानों में वो अपनी लीडरशिप नहीं, नजर आती, मौलाना आजाद के बाद कोई हम बड़ा ऐसे- लीडर, मुस्लिम लीडर क्यों नहीं नजर आता इस देश में जो कि कौम को रिप्रेजेंट कर सके? यह भी सवाल उठेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं यहां से। तो क्या चुनाव बाद भी याद रहेंगे मुसलमान? यह है हमारा बहस का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। कमेटियां तो बहुत बनी, लेकिन उन कमेटियों की जो रिपोर्ट आई, जो फाइंडिंग्स आई, उस पर अमल क्या हुआ? सवाल ये पूछा जा रहा था आपसे। देखिए समीर भाई, सच्चर कमेटी की जो फाइंडिंग्स आई, हाँ। उस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कायम हुई 2005 में, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में कांग्रेस सरकार में कायम हुई। और जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से बहुत सी आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम्स में आपको नजर आएंगी। जैसे वो बना कमीशन फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, उसमें लोन्स मिले मुसलमानों को। हाँ। और मुख्तलिफ, हाँ, एक वो बनाया गया, वो कमीशन बनाई गई जिसमें ये देखा जाए कि कहां पर मुसलमानों की आबादी या माइनॉरिटीज की आबादी 50% से ज्यादा है पूरे मुल्क में। और ऐसे 90 जिले मिले, जिसमें से 21 जिले वेस्टर्न यूपी में थे, और वहां पर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम्स लागू करी गई, बजट दिए गए। अब लोग ये पूछते हैं, भाई सतह पे तो बहुत दिखा नहीं, केंद्र सरकार ने तो यूपी में, बिहार में जहां मैक्सिमम जिले थे पैसे दिए। अब वो ठीक से अगर नहीं लग पाए तो आगे उसका सुधार हो सकता है। और उसके साथ साथ रंगनाथन मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट भी इसीलिए जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की चेयरमैनशिप में आई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समीर भाई मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी कौम को, और अगर आप मुसलमानों की बात करें, उनको आप गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन दें, वो गवर्नेंस में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है हमने एक भी टिकट नहीं दिया क्योंकि सपा ने, कांग्रेस ने, बसपा ने और सियासी जमातों ने टिकट दे दिया, तो वो गलत है। इसका मतलब उनकी नीयत ये है कि वो विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में बैठे नहीं और मुसलमानों के हक की बात करें नहीं। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब इसका जवाब दीजिए। अग्रवाल साहब, और यही बात मैंने कही थी कि जब तक वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे नहीं तब तक अपने हक की लड़ाई ठीक है, लड़नी वही सवाल है, वही तो सवाल है। इसीलिए अग्रवाल मैंने उनको साहब टिकट इसका जवाब दीजिए। इस बात में क्या लॉजिक नजर आता है कि पहले हम मुसलमानों को एम्पावर्ड करेंगे, उसके बाद टिकट देंगे? क्या आप टिकट देकर इसकी शुरुआत नहीं कर सकते? एम्पावरमेंट की शुरुआत नहीं हो सकती क्या? आपने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, 403 सीटें थी, 403 उम्मीदवार थे, एक भी मुसलमान आपको नजर नहीं आया। हाँ, सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। पहली मैं बात बता दूं, सबसे बड़ी बात कि इस देश में अगर आप धर्म के आधार पर हर चीज देखेंगे तो कोई यहाँ पे कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता ही का ही यहाँ पे बोलबाला रहेगा। अगर इस तरह से आप करेंगे तो 85% जो हिंदुओं की जनसंख्या है उसको आप उसका एंटीगोनाइज कर देंगे। अल्टीमेटली आप बात ये करिए, नहीं एक मिनट पहले सुनिए, अब सुनिए पहले, मैंने आपको सुन लिया ना, अब आप सुनिए तो सही। दूसरी बात, सारी बड़ी बात है कि अगर आपने सीटों को देना है, ये देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा में यही है कि बोलना शुरू कर दें। आप मुझे बात करने दीजिए ना, फिर अब ये सुलेमान भाई जी, ये सुलेमान आप इनको चुप करिए। मैं भी इस तरह बोलता रह सकता था, समीर भाई, मैं भी इसी तरह इनके बीच में बोलता रह सकता था। अब देखिए, ठीक है अग्रवाल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने अपनी बात कर दी, अब मुझे करने दीजिए। हाँ, देखिए पहली बात है, केवल टिकट देने से या धर्म के आधार पे आप टिकट देंगे तो कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते। आपने सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लिए, उससे कुछ नहीं हुआ। मेरा यह कहना है हमारी पार्टी का कि जब तक जागरूक नहीं करेंगे, यह जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खिलाफ है, अपीजमेंट के नारों के खिलाफ है। अगर समाज में किसी वर्ग को आवश्यकता है, मदरसों की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए?
उनको एजुकेशन की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उनके 3 तलाक की महिलाओं की आवश्यकता है तो उसको पूरे करिए। आप केवल आप चुप, चमड़ा उद्योग है, आप ऋतु जी, मुस्लिम समुदाय करते, आप ऋतु जी, मैं भी आपके बीच में इसी तरह बोल सकता था। ये ऋतु जी, मैं भी इसी तरह बोलता रह सकता। समीर भाई, आपका डिबेट खराब हो जाएगा, मैं भी इसी तरह बोलता रहूंगा। फिर अब समीर भाई, मैं भी इसी तरह बोलता रहूंगा, ये बीच में बोलते रहे तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। अग्रवाल साहब, नहीं तो फिर मैं भी नहीं बोल लगातार गुजारिश कर रहा हूँ कि एक एक करके बोले। आप ऋतु भाई, आप बोल देना। अग्रवाल साहब, मैं लगातार गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको नहीं रोक पा रहा हूँ वैसे मैं ऋतु जी को नहीं रोक पा रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ऋतु जी एक मिनट। नहीं तो मैंने बीच में नहीं बोला है। मैंने बोलिए ना, पहली अपनी बात बात पूरी है, कीजिए। अगर जागरूक करना, मुसलमानों को इस देश के जागरूक करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मुसलमानों को मुसलमानों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और धर्म के आधार पे हम वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ विनेबिलिटी कैंडिडेट है, हमारा कार्यकर्ता है। अगर मुसलमान हमारे साथ काम करेंगे, हमारे यहाँ विनेबल होंगे हमारे क्षेत्र में, तो हम उसे टिकट देंगे। हम केवल मुसलमानों को टिकट देना, इसलिए कहीं से पकड़ के उसको दे देंगे। अपीलमेंट हम नहीं करते, इसी को तो भाटी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। यही तो गलत बात है। जब तक आप टिकट नहीं देंगे, अग्रवाल साहब नहीं आएंगे, वो पार्लियामेंट नहीं पहुंचेंगे, राज्यसभा नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आपका लॉजिक समझ में आ गया। ऋतु जी, ठीक है। अग्रवाल साहब, आपकी हमने पूरी बात सुनी। भाटी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। भाटी साहब, आप कह सकते हैं अपनी बात। नहीं, अग्रवाल साहब का ये कहना है कि हम मुसलमान के आधार पे टिकट नहीं देंगे। आप मुसलमान के आधार पे न देते, योग्यता के आधार पे तो देते। क्या आपको 18% आबादी में एक भी योग्य आदमी नहीं मिला जो राजनीति करने योग्य हो और जो असेंबली में जाने योग्य हो? ये जो कह रहे हैं हम जागरूक करेंगे, हम पहले उनका विकास करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो तो शमशान भी बनने चाहिए, तो वो ये भी कह देते कि मदरसे भी बनने चाहिए, मुसलमानों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। क्या कहा आज तक मोदी जी ने एक बार भी, या कोई चिंता जाहिर की उन्होंने? विकास करेंगे तो ये फर्जी सबका विकास केवल आपका नारा है, जुमला है। ये भारतीय जुमला पार्टी है और झूठे जुमले पार्टी बोलती है। कभी कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, कभी कहते हैं गंगा की सफाई कर देंगे। आपने बड़े बड़े जो गौमांस का निर्यात करते हैं उन कंपनियों से चंदा लिया चुनाव में, और आप गौमांस पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। 50-50 लाख रुपए मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लिया आपकी पार्टी ने। लगा देंगे। तो ये दोगली बातें करने वाली पार्टी है और मुसलमानों के प्रति नफरत इस पार्टी के मन में भरी हुई है, वो इनकी साफ दिखाई देती है। ये विकास करने से इन्हें कौन रोकता है? लेकिन लोकतंत्र में ये हिंदुस्तान एक अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग के फूलों का गुलदस्ता है। ये एक जैसे फूलों का गुलदस्ता नहीं है। बात एक मिनट भाटी साहब, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग बोल चुके, मुझे मैं देखिए सीधी सी बात है। अगर मुझे बहुत अग्रवाल साहब आपकी बात सुनिए। अरे अग्रवाल साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए, बहुत मुझे यहाँ पर इसलिए अच्छा लग रहा है कि इस वक्त ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इनको मुसलमानों का दर्द जो है बहुत नजर आ रहा है इनके दिल में भी। और अग्रवाल साहब, तो मुझे इनकी हमदर्दी देख के तो मुझे हैरानी भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि 11 मार्च के बाद क्या ये हमदर्दी अमली तौर पर भी हमें जो है सियासी जो हमारा मंजरनामा है उस पर नजर आएगी? मुझे, क्योंकि आपका वक्त भी तमाम हो रहा है, मुझे गालिब के 2 शेर याद आ रहे हैं, उसी से मैं अपनी बात तमाम कर दूंगा, क्योंकि फिर आप दूसरे लोगों तक जाएंगे कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो मसला तो सिर्फ ये है कि सिर्फ ये देखिएगा, आपका जो मौजू है, आपने जो क्या जोड़ा है ना, उसमें से क्या हटा लीजिए और आपका जवाब आ जाएगा कि याद नहीं रहेगी। ठीक है ऋतु जी, इसका अब आप जवाब दे दीजिए इसका। सर, मैंने तो पहले ही कहा, बहन जी ने जो टिकट दिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं और वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे नहीं, वो अपने लोगों के लिए लड़ाई कैसे करेंगे? आप देखिए, ये इन सरकारों ने कभी नहीं, फिर मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए ना कि मुसलमानों को टिकट दे दिया, मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, हमारे कैंडिडेट जीत के आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, फिर हम मुसलमानों को भूल जाएंगे। पार्लियामेंट में जाएंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब 10 लोग खड़े होंगे तो अपनी चीजों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। ये भाजपा की तरह थोड़ी है कि किसी को भी वोट मत दो, सिर्फ एक ही लोगों की सरकार बनाओ। यही तो सांप्रदायिकता है, यही तो सांप्रदायिकता है समीर भाई, कि मुसलमान मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, हिंदू हिंदुओं के लिए लड़ेंगे।
दलित के लिए लड़ेंगे। अरे हमारे देश में हम सरकार का काम होता है सबको बराबर की अवसर प्रदान करना। ये इनका विजन इतना छोटा है रितु मैडम का, सब उसके लिए बराबर है। ये और बहुजन समाज पार्टी ने आज तक जितने काम दिए वो किसी इनका मैडम का रितु मैडम का विजन इतना छोटा है कि मुसलमान तो मुसलमानों के लिए करेंगे। ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब, एक मिनट, बहुत देर से चुप है मुफ्ती साहब। मुफ्ती मंजूर साहब, आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ेगा विधानसभा में, पार्लियामेंट में, तो उससे भला होगा? ये एक तरीका है जिसके जरिए मुसलमानों को एम्पावर्ड किया जा सकता है। हकीकत है और आया है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्यसभा में और सियासत की तमाम उन गलियारों में अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर बढ़ेंगे तो यकीनन इससे फायदा मिलेगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा समीर भाई कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारा कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं, कहाँ है वो हिंदुस्तान जो गांधी का था, कहाँ है वो हिंदुस्तान जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, कहाँ है वो हिंदुस्तान जो हमारे जवाहरलाल नेहरू का था। आज हम उस चीज में खोए हुए, हम ऐसे मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई हम ही हैं उस गुलदस्ते के फूल, और हम उस गुलदस्ते के फूल अब ना रहे, हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम सियासी पार्टियां हिंदुस्तान को बरूए कार लाकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हिंदू मुसलमान ये चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, लेकिन कभी भी आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमारा ग्लोबल वाइज हम कहां जा रहे हैं, दुनिया हमें किस निगाह से देखने लगी है। प्लीज इन तमाम बातों को, सियासी जमातों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन तमाम बातों को छोड़कर हिंदुस्तान को इंपावरमेंट करने की कोशिश करें, हिंदुस्तान को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी रियासतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लीडरशिप का इतना अभाव क्यों है, इतनी कमी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात ये, देखिए मुसलमानों में कभी भी लीडरशिप की कमी नहीं रही है। अगर मुसलमानों में लीडरशिप की कमी होती तो ऐसे हालात नहीं होते। मुसलमानों की लीडरशिप की कमी नहीं है, इन सियासी लोगों ने मुसलमानों की लीडरशिप को छीन लिया है, उस पर गासिबाना कब्जा कर लिया है। अच्छा। अगर ये गासिबाना कब्जा हमारे सियासी लोग करते रहेंगे तो इस तरीके से हाल हमारी कौम और मिल्लत का होगा। हमारे अंदर कभी भी लीडरशिप की कमी नहीं रही, हमारे अंदर बड़े बड़े लीडर हैं और आप हमारे सामने देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लीडर हमारे मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई लीडर मौजूद हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इन सियासी लोगों ने और इवेंट कंपनियों ने हमारी काबिलियत को छुपा के रख दिया है। हमारी जो काबिलियत है इन इवेंट कंपनियों ने छुपा कर रखा है। मैं ये कहूंगा इवेंट कंपनियों के बजाय सियासी मैदान में खुलकर के सियासत करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के अंदर में जो लीडरशिप छुपी हुई है वो सामने वापस आ जाएगी। ये सियासत के तौर पर नहीं होगी, ये इवेंट के तौर पे नहीं होगी, बल्कि इसको सियासी मंजरनामे पे लाना पड़ेगा। अब सियासत कहां रही साहब, अब तो यहां पर बिजनेस होना शुरू हो गया है। सियासत तो उस दौर में हुआ करती थी जब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सियासत उस दौर में हुआ करती थी जब उनकी बात पूरी जी, सियासत उस वक्त हुआ करती थी साहब। सियासत कहां हो रही है, तो बिजनेस होना शुरू हो गया है। हाँ, हेलो, सही बात। मैं समीर भाई ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस की समीर भाई साहब के वक्त नहीं, लेकिन उन्होंने जो बड़ा सवाल उठाया वो तो देखिए, सियासत हो ही कहा रही है जनाब। वो कह रहे हैं सियासत हो ही नहीं रही, अब तो बिजनेस हो रहा है, नफा नुकसान बस देखा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बिजनेस हो गया है साहब, बिजनेस। और बिजनेस में मुसलमान आगे कैसे बढ़ सकता है? मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है। के जरिए मैं बताना चाहता था कि केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र में हमारी सरकारें थी तो 4%, 4.5%, 5% रिजर्वेशन दिया। वो चाहे कोर्ट्स में चैलेंज हो गया, तमिलनाडु की सरकार ने भी दिया, हमारी नहीं थी। 3.5% रिजर्वेशन ओबीसी में से निकाल के दिया गया। तो मुख्तलिफ जगह रिजर्वेशन की बात हुई और दिया भी गया, उसकी जरूरत भी है। हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है साहब। रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में और पार्लियामेंट्स में बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ सर्विसेज में मुसलमान आईएएस हो, आईपीएस हो, वो भी बहुत जरूरी है। और जो ये बात मौलाना साहब ने कही, रितु जी एक मिनट जरूरी है, इसलिए तो अपने मदारिस में अब उसके साथ साथ आईएएस, आईपीएस और मुफ्ती साहब आपकी बात सुन ली। मुफ्ती साहब आप बात तो पूरी करने दीजिए। विधानसभाओं, पार्लियामेंट के साथ साथ सर्विसेज में मुसलमानों का जाना बहुत जरूरी है। आईएएस, आईपीएस और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है। और आप जो कहते थे कि सियासत हो ही कहां रही है, और क्या बात कही समीर साहब इन्होंने? सियासत नहीं हो रही, बिजनेस हो रहा है, सिर्फ नफा नुकसान देखा जा रहा है। देखिए यही बात, यही सवाल आपने बहुत अच्छा लाके छोड़ा सब सियासी जमातों को, और मेरी पार्टी भी उसमें शामिल है। सब सियासी जमातों को यह सोचना चाहिए कि समीर मुल्क भाई की तरक्की के लिए सब लोगों का साथ जरूरी है, सबका विकास जरूरी है। मौजूदा जो सरकार है ये सबका साथ सबका विकास तो कहती है, लेकिन सबका विकास नहीं करती है, एक कौम को छोड़ देती है। अच्छा, और एक कौम को छोड़ दिया। करती ठीक है, अग्रवाल साहब जवाब दे रहे हैं, अग्रवाल साहब जवाब दे रहे हैं इसका जी। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमलेबाजी है। हाँ, मैं एक बात कह दूं कि जो जी, देखिए मैं एक बात कह दूं कि जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा कर रही है,
उनका कभी भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुसलमानों की तरक्की हो इस देश में। उनका उद्देश्य यही है कि ये वोट बैंक बने रहे, हम इनके खामखा बने रहे और इनके वोट हर बार इलेक्शन में ले ले। इसके अलावा साहब आपकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, मैं ये कहता हूं आज आपसे, आपकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं, भरोसा किया लोगों ने। दूसरी लेकिन बात, आप जब बढ़ती आबादी पर चिंता जता देंगे मुसलमानों के, तो फिर उसके बाद कैसे आप ये मानेंगे कि मुसलमान आपके साथ आएगा? आप इस देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताइए। नहीं तो आप देखिए गुजरात में कोई दंगा होता है, समीर भाई, आपकी सरकार गुजरात में कोई दंगा होता है, देखिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, अगर जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या है तो वो देश की समस्या है, वो किसके कारण हो रहा है वो बोलने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर इन्होंने इतने सालों से कुछ करना होता तो करते। आखिर ये दंगे गुजरात में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में होते हैं, मुजफ्फरनगर में यही तैशी बने बैठे हैं, क्योंकि आपकी बने बैठे हैं समाजवादी पार्टी वाले। क्या देश की जनसंख्या बढ़ाने में सिर्फ एक ही कौम जिम्मेदार नजर आती है आपको? वस्तुस्थिति क्या है? सांप्रदायिकता की राजनीति करनी है या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति देश में करनी है? चलिए वक्त मेरे पास खत्म हो गया अग्रवाल साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। की राजनीति करनी है तो समाज के हर धर्म को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति होनी चाहिए। सारी कौमें हमारे देश में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये बातें बहुत अच्छी लगती है लेकिन नजर नहीं आती ना, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। के लोग हैं, दिक्कत तब होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। लेकिन इस बार उम्मीद जरूर हम करेंगे अग्रवाल साहब, इस बार उम्मीद जरूर की जाएगी कि चुनाव बाद भी याद रहे मुसलमान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।